कक्षा 9 के इस हिंदी व्याकरण की अनुपम श्रृंखला विदेशी आगत तद्धित प्रत्यय में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, वंदन, इस्तकबाल एवं खैर मकदम है। मेरे प्रिय शिष्यगण, आपका, आपके परिवार का मैं दिल की अतल गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। बंदे हैं हम उसके, हम पे किसका जोर, उम्मीदों के सूरज जब निकले चारों ओर, इरादे हैं फौलादी हिम्मती हर कदम, अपने हाथों किस्मत लिखने आज चले हैं हम। तो आइए हम आपको लेकर के चलते हैं, आज विदेशी आगत तद्धित प्रत्यय के बारे में बताते हैं। वे प्रत्यय जो उर्दू फारसी के शब्दों के अंत में जुड़ते हैं उसे ही हम विदेशी आगत तद्धित प्रत्यय कहते हैं। आपको शब्दकोश का नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा शब्द विदेशी आगत शब्द है। तो उर्दू फारसी के शब्दों के अंत में जो प्रत्यय जुड़ जाए उस प्रत्यय को हम क्या कहेंगे, विदेशी आगत तद्धित प्रत्यय कहेंगे। मेरी बात समझ में आ गई आपको। जैसे यहाँ देखिए सालाना दिया है, सालाना का मूल शब्द साल होगा, साल में आना जोड़ दिया गया तो सालाना बन गया। तो सालाना जो शब्द है वह क्या है, एक संज्ञा है या विशेषण है, सुसंज्ञा है, एक नाम है। लेकिन आना तद्धित प्रत्यय इसलिए होगा क्योंकि जो साल शब्द है वह उर्दू फारसी शब्द है। मेहनताना में मेहनत जो है मूल शब्द हो जाएगा और आना इसमें जोड़ देंगे तो मेहनताना हो जाएगा। रोजाना में मूल शब्द रोज है, रोज में आना जोड़ देंगे रोजाना हो जाएगा। नाक, खतर, खतर में हमने ना, खतरा में हमने ना जोड़ दिया खतरनाक। शर्म में नाक जोड़ दिया शर्मनाक। दर्द में नाक जोड़ दिया दर्दनाक। एक पहले भी आपको बताया जा चुका है कि जो विदेशी आगत तद्धित प्रत्यय होते हैं वो विदेशी शब्द में ही जुड़ेंगे, ठीक है, और विदेशी शब्द ही बनाएंगे। जैसे धोखाबाज, धोखेबाज में मूल शब्द है धोखा, इसमें हमने बाज लगा दिया धोखेबाज। पतंगबाज में मूल शब्द पतंग है। चालबाज में मूल शब्द चाल है। उसी तरह कमीना में मूल शब्द कम है, कम में हमने ईना लगा दिया कमीना। माह में हमने ईना लगा दिया महीना। नग में ईना लगा दिया नगीना। तीर में अंदाज लगा दिया तो तीरंदाज हो जाएगा। गोल में अंदाज लगा दिया गोलंदाज हो जाएगा। कलम में दान लगा दिया कलमदान। थूक में दान लगा दिया थूकदान। पीक में दान लगा दिया पीकदान। दौलत में मंद लगा दिया दौलतमंद। जरूरत में मंद जरूरतमंद। अकल में मंद अकलमंद। तो ये है आपका विदेशी आगत तद्धित प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्ययों का एक साथ प्रयोग। कभी कभी कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसमें उपसर्ग भी लगा होता है और प्रत्यय भी लगा होता है, उसको समझ लीजिए। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग होता है। जैसे मूल शब्द आपका कार है, कार में उपसर्ग लग गया उप और प्रत्यय लग गया अक, तो शब्द क्या बनेगा, उपकारक। कार, र के बाद अ लग रहा है अक, तो अक प्रत्यय हो जाएगा, उप उपसर्ग हो जाएगा, कार मूल शब्द हो जाएगा। उसी तरह बेकारी में जो आपका कार शब्द मूल है और बे जो है उपसर्ग है और बड़ी की मात्रा क्या है, प्रत्यय है। उसी तरह बेचैनी में चैन आपका मूल शब्द है, बे उपसर्ग है, बड़ी ई आपका प्रत्यय है। निर्दयता में दय मूल शब्द है, निर जो है आपका उपसर्ग है, ता जो है प्रत्यय है। अभिमानी में मान आपका मूल शब्द है, अभी जो है उपसर्ग है, अभी उपसर्ग है और बड़ी क्या है, प्रत्यय है। अब यहाँ देखिए निलंबित में जो लंबा है या लंब का है ये मूल शब्द हो जाएगा और नी जो हो जाएगा वह आपका, यहाँ देखिए थोड़ा गलती कर दिया है, ये मूल शब्द जो है ये जो लंब है यहाँ होना चाहिए, ठीक है, जो निलंबित है वह यहाँ होना चाहिए, ठीक है, बस यही थोड़ी सी गलती है।
और बाकी तो सब सही है। तो लंब मूल शब्द हो जाएगा और नी जो है उपसर्ग हो जाएगा। ठीक, तो हो जाएगा निलंबित और ईत जो है प्रत्यय हो जाएगा। उसी तरह इसमें भी है। अनुदारता में उदार जो है मूल शब्द है, अनु उपसर्ग है, ता प्रत्यय है। बद चलनी में चलन मूल शब्द है, बद उपसर्ग है, ई प्रत्यय है। निश्चिंतता में चिंत आपका मूल शब्द हो जाएगा, निह आपका क्या हो जाएगा उपसर्ग। ये जो विसर्ग लगा है आधा तालव्य स्व की जगह पे लगता है विसर्ग का और संधि का ये नियम है। उसी तरह परिपूर्णता में पूर्ण आपका मूल शब्द है, परि आपका उपसर्ग है, ता प्रत्यय है। अपमानित में मान आपका मूल शब्द है, अप जो है उपसर्ग है और इत छोटी की मात्रा हो तो इत आपका प्रत्यय हो जाएगा। उसी तरह सुलभता में लभ आपका मूल शब्द है और सु क्या है उपसर्ग है, ता क्या है प्रत्यय है। आइए प्रत्ययों के आधार पर शब्द निर्माण के कुछ प्रमुख बिंदु होते हैं, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं, उनको हम जान लेते हैं। प्रत्यय लगाकर शब्द बनाते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। मूल शब्द में एक बार में केवल एक ही प्रत्यय जोड़ा जाना चाहिए। एक बार में एक प्रत्यय, मूल शब्द में एक बार में एक प्रत्यय और एक उपसर्ग जोड़ा जा सकता है, लेकिन एक बार में एक ही प्रत्यय एक ही उपसर्ग जोड़ा जा सकता है। कहने का मतलब यह है, जैसे दिया है आपका मूल शब्द स्वतंत्र है, स्वतंत्र से स्वातंत्र्य हम बना देंगे, या सुंदर से सौंदर्य बन सकता है। ठीक है, ये बन सकता है स्वतंत्र से स्वातंत्र्य। ठीक है, सुंदर से सौंदर्य बन सकता है, पर दूसरा प्रत्यय ता नहीं जोड़ा जा सकता है। यानी स्वा, आप ही सोचें कि स्वातंत्र्यता भी कर दें, त्रय भी कर दें, ता भी कर दें, दो प्रत्यय हो जाएगा। सुंदर से आपने सौंदर्य बनाया, अब ये नहीं कि सौंदर्यता, नहीं, सौंदर्यता ये गलत हो जाएगा। या तो सौंदर्य बनाइए, दो प्रत्यय एक साथ नहीं जोड़ सकते। इसी तरह से पूजा शब्द में दो अलग अलग प्रत्यय जोड़कर पूज्य तथा पूजनीय शब्द तो बना सकते हैं। एक अलग, पूजा में हमने ज जोड़ दिया तो पूज्य बन जाएगा, पूजा हमने अनीय कर दिया तो पूजनीय बन जाएगा। लेकिन एक साथ दोनों प्रत्यय नहीं जोड़ सकते, ज भी अनीय भी पूजनीय नहीं बन सकता। शब्दों में य तथा व और बड़ी ई प्रत्यय जोड़ते समय शब्दों के स्वतंत्र रूप में स्वरूप में होने वाले ध्वनि परिवर्तन का ध्यान रखना है। स्वरूप का मतलब जो मूल शब्द होता है उसमें परिवर्तन कैसे हो रहा है उस पर ध्यान देना पड़ता है। जैसे संधि के बारे में जब पढ़ाया जाता है तो उस समय सारी चीज़ें बताई जाएंगी, जब स्कूल में आपको पढ़ाएंगे तो इसका स्पेशल आपको उदाहरण दे के समझा देंगे। इसी तरह विशेषणों में जो विशेषण शब्द होते हैं उसमें जब एक प्रत्यय जोड़ते हैं और भाववाचक संज्ञा बनाने से पहले संधि नियमों का ध्यान रखना पड़ता है कि कौन कौन वर्ण मिलकर क्या क्या बनाएंगे। यदि मूल शब्द के आरंभिक अक्षर में आ स्वर हो तो उसका रूप नहीं बदलेगा। ये जो व्य दिया है, आधा व दिया है, इससे आधा व में कोई स्वर नहीं है, लेकिन य को ये कह रहा है य में आ की मात्रा लगी है तो उसका रूप नहीं बदलेगा, ये जैसी कि तैसे रहेगा। व्यापार में इक जोड़ेंगे तो व्यापार तो रहेगा, इक बड़ी की मात्रा र में लग जाएगी, अरे छोटी की मात्रा तो व्यापारिक हो जाएगा। कुछ शब्दों में वृद्धि दोनों स्थान पर हो सकती है, जैसे दिया परलोक और इसमें इक हम जोड़ेंगे तो परलोक में भी परिवर्तन होगा और इसमें भी परिवर्तन होगा। देख रहे हैं, परलौकिक होना चाहिए लेकिन पारलौकिक हो गया। यही कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपको ऐसे पॉइंट आते हैं तो आप परेशान हो सकते हैं, इसलिए पॉइंट आपको दे दिया गया है ताकि ऐसा पॉइंट आए तो आप वहाँ पे भ्रमित न हो जाएं। ध्यान देने योग्य कुछ बातें हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाता है, आप जानते हैं। जब एक वाक्य हम बनाते हैं तो जो अलग अलग शब्द होता है वही पद बन जाता है। उपसर्गों और प्रत्ययों और समास द्वारा शब्द निर्माण की प्रक्रिया हो सकती है जो दो रूपों में आपको बताया गया, उपसर्ग और प्रत्यय। अब इसके आगे समास के बारे में बताया जाएगा।
उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो शब्द के आरंभ में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। चौथा, उपसर्ग तत्सम, तद्भव या विदेशी होते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के। प्रत्यय वे शब्दांश हैं जो शब्द के अंत में लगकर अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। उपसर्ग एवं प्रत्ययों का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता, अर्थात जो उपसर्ग और प्रत्यय होते हैं छोटे छोटे, इनका आप स्वतंत्र प्रयोग नहीं कर सकते, अर्थात इसको वाक्यों में प्रयोग नहीं कर सकते। इनका प्रयोग आप तभी कर सकते हैं जब किसी मूल शब्द में ये जुड़ते हैं, तभी प्रयोग हो सकता है। कल आपको ये दिया गया था प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2, 3, 4। अब तो जितने भी प्रश्न हैं सबको आप हल कर लेंगे, इसे आप चेक कराएंगे। अब इसके आगे हम लोग इसका अभ्यास करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 5 होगा, प्रत्यय से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे, विदेशी आगत प्रत्यय से जितने होंगे, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अभ्यास कराएंगे। तो यह हिंदी व्याकरण की अनुपम श्रृंखला आपको कैसी लगी, आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। और एक आवश्यक सूचना यह है कि मैं आपको सही रूप से नहीं पढ़ा पा रहा हूं, इसका वजह है आँखों में इन्फेक्शन होने की वजह से मैं अच्छी तरह से वीडियो बनाने में असमर्थ हो जा रहा हूं, या कभी कभी गैप भी हो जा रहा है। तो इसके लिए आप क्षमा मुझे कर सकते हैं, मुझे पूरा विश्वास है। तो हिंदी व्याकरण की यह अनुपम श्रृंखला आपको कैसी लगी, आप मुझे अवश्य बताएं। वक्त है आपसे विदा लेने का। जय हिंद, जय भारत।